2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। कई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो सपने बेच रहे थे कि आप करोड़पति बन जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। जैसे एल्विश यादव ने 19 दिसंबर 2022 को बोला था कि लोगों को वाइड ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का स्टॉक खरीदना चाहिए, जो उस समय ट्रेड करा था 130 रुपए। आज का प्राइस 9 रुपए। यही पंप एंड डंप की एलिगेशन अरशद वारसी और दूसरे लोगों पर दी गई थी, जो यूट्यूब पर 2 कंपनीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, पर बाद में पता चला कि जैसी प्राइस बढ़ता इन शेयर्स का वो उनको बेच देते। जब आपने इनको देखा होगा अपनी फैंसी गाड़ी से बाहर निकलते हुए और स्लो मोशन में अपने बॉडी गार्ड्स के साथ चलते हुए, आपको लगेगा कि ये मूवी स्टार है, पर ये मूवी स्टार नहीं है। ये है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी। और ये करते क्या है? ये सपने बेचते हैं। सर को मैं साक्षी मान के आज हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। इनके YouTube चैनल का नाम है बाप ऑफ चार्ट, जहां उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा कि वो एक दिन में 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और अगर लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो वो भी 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। कितना? 10 या कैपिटल 1 लाख। कैसी लगी डील? अच्छी लगी। इसी डील को एक्सेप्ट किया था चंद्रशेखर ने, जो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अहमदाबाद में वो एक हार्डवेयर इंजीनियर की तरह काम करते थे और 40,000 रुपए मिलते थे उनको महीने के, पर वो अपनी आधी सैलरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाने लग गए। एक ही ट्रेडिंग सेशन में वो अपनी सारी सैलरी खो बैठे। उन्होंने कहा कि मुझे सीख मिली कि अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा चमकीली लगती है ना, तो वो मोस्ट लाइकली फेक ही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो सारा अमाउंट एक ट्रेडिंग सेशन में कैसे हार गए, उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। तो इनकी बात सुन लो, जो 5 साल में 35 लाख रुपए हार चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। इनफैक्ट सभी ने कहा कि 90% इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स अपना पैसा हारते हैं। जो लोग गरीब और अनएजुकेटेड है उनका ड्रग होता है पान मसाला, जो मिडिल क्लास होते हैं उनका ड्रग होता है मैरिजुआना यानी कि गांजा। पर जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनके लिए एक नया ड्रग आया मार्केट में, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं। 10 या 100 करोड़। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं कि कुछ टाइम बाद नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आने ही वाली होगी। पता है, जो मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, वो इलीगल था। सेबी के लाइसेंस के बिना वो लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे थे, इसलिए सेबी ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और कहा कि जो 17 करोड़ रुपए आपने कमाए इन्वेस्टर्स से, वो आपको वापस करना होगा। पर ये ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग है कि सेबी की गाइडलाइन से कुछ होने नहीं वाला। दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्शंस मार्केट इंडिया है। इसी वजह से कई लोग का दावा है कि अब एक ऑप्शन ट्रेडिंग बबल चल रहा है इंडिया में, और इस बबल से सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो आज बात करते हैं इंडिया के लेटेस्ट एडिक्शन के बारे में। अब डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में पैसा कमाना तो मुश्किल है ही, इसके अलावा अपना बिजनेस मैनेज करना भी मुश्किल होता है। पर इस चीज़ में आपकी ओडू मदद कर सकता है आपकी डे टू डे चीज़ों के लिए, जैसे इन्वॉइसेस इशू करने हो, इन्वेंट्री ट्रैक करनी हो, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना हो, अकाउंटिंग करनी हो, या फिर वेबसाइट बनानी हो। जैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर कस्टमर्स को अग्रीमेंट्स भेजना साइन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पर एक रिपीटेबल स्टेप होता है, जहाँ ओडू की साइन ऐप आपकी मदद कर सकती है। आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हो, साइन करने हो या फिर अप्रूव करवाने हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको किसी क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट भेजना है तो आप वो डॉक्यूमेंट का PDF ओडू की साइन ऐप पर अपलोड कर सकते हो, जहां आप अपनी सेटिंग खुद डिसाइड कर सकते हो, जैसे ईमेल, डेट और टाइम, या फिर क्लाइंट के सिग्नेचर चाहिए या फिर नहीं। इन सब बॉक्सेस को आप कभी भी ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट को इस ऐप के जरिए इजीली बता सकते हो कि उनको कौन से बॉक्सेस पर साइन करना है और कौन से बॉक्सेस मैंडेटरी है उनके लिए। सिग्नेचर्स के स्पेसिफिक ऑर्डर भी आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे आपके साइन करने के बाद सीधा ये डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट के पास चले जाए। आप ऑटोमेटिकली साइन कर सकते हो, खुद का सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर सिग्नेचर की फोटो अपलोड कर सकते हो। इस ऐप पर आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, जैसे अगर आपके
क्लाइंट ने 4 दिनों से कुछ रिप्लाई नहीं किया है तो उनको रिमाइंडर पहुंच जाएगा कि उनको डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत है। इसलिए आपको खुद परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट ने साइन किया या फिर नहीं। ओडू के डैशबोर्ड पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस भी क्लियरली दिख जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं और कौन से नहीं। तो अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर फ्रीलांसर हो, ओडू की साइन ऐप चेकआउट करो। याद रहे कि ओडू की पहली ऐप लाइफ टाइम भर के लिए आपके लिए फ्री रहती है। उसके साथ आपको फ्री कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलती है। और अगर आपको ओडू की 2 से ज्यादा एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप एक प्रीमियम प्लान ले सकते हो जो 580 रुपए से स्टार्ट होता है, एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम। तो चेकआउट करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते कि ऑप्शन, फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स होते क्या है, क्योंकि इनको जाने बिना हमको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। जब हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सोचते हैं तो पहला एसेट जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है स्टॉक। जब एक कंपनी आईपीओ करती है तो जनरल पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद पाए शेयर के जरिए। जैसे जोमैटो का एग्जांपल लेते हैं, जिसको फाउंड किया गया था 2008 में। जोमैटो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन गया, पर 13 सालों के लिए बस प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे। यही चेंज हुआ 2021 में, जब जोमैटो का आईपीओ हुआ और अब जनरल पब्लिक भी एक शेयर खरीद सकती थी इस कंपनी का। अगर जोमैटो का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो उसके शेयर प्राइसेस के दाम बढ़ते, और अगर आपने उसके शेयर खरीदे थे तो आपको प्रॉफिट मिलता। पर अगर उनका परफॉर्मेंस बेकार रहता तो शेयर प्राइस कम हो जाता और आपको लॉस हो सकता था। अब जोमैटो ही नहीं, आप कई इंडिविजुअल कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, टाटा स्टील हो या फिर रिलायंस हो। पर मानो आप कहो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मुमकिन है एक इंडेक्स की सिक्योरिटी खरीद कर। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, NSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों के अपने अपने इंडेक्सेस हैं। जैसे निफ्टी 50 है जिसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज हैं, और सेंसेक्स 30 है जिसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनीज है। तो मान लो अगर आप इंडिविजुअल शेयर नहीं खरीदना चाहते, आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 खरीद सकते हो, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी ओनरशिप मिल जाती है उन सारी कंपनीज में जो उस इंडेक्स में है। अब कई समय से इंडिया में एक इन्वेस्टर बस 2 ही चीज खरीद सकता था, या तो एक इंडिविजुअल शेयर या फिर इंडेक्स का शेयर। पर यह चेंज हुआ 21st सेंचुरी में, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया। डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन ये है कि वो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी वैल्यू एक दूसरे एसेट से आती है, इसीलिए उनको डेरिवेटिव कहा जाता है। तो किसी भी डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं होती, उसको डिराइव किया जाता है एक दूसरे एसेट से। 2 तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन, इसीलिए उनको एक साथ बुलाया जाता है FNO। दुनिया का पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस जब डेरिवेटिव यूज किया गया था वो था एंशिएंट ग्रीस में, जो यूज किया था फिलोसोफर थेलीस ने। अब ग्रीस में जो हुआ उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ पाए एक डेरिवेटिव होता क्या है। मान लो एक कंपनी है लक्ष्मी लिपस्टिक्स, जो लड़कियों के लिए लिपस्टिक्स बनाती है। उसका आज शेयर प्राइस है 100 रुपए। आपको अपने गाँव में दिखता है कि सडनली बहुत सारी लड़कियां इस ब्रांड की लिपस्टिक खरीद रही है। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि लिपस्टिक सेक्टर तो भैया बहुत अच्छा करने वाला है और लक्ष्मी लिपस्टिक्स को फायदा मिलेगा। इसकी वजह से आपकी प्रेडिक्शन है कि 1 महीने में इसका स्टॉक प्राइस डबल हो जाएगा 200 रुपए का। आप एक दोस्त से मिलते हो जिसके पास कई शेयर है लक्ष्मी लिपस्टिक के। आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जहाँ लिखा होता है कि आपके पास एक राइट टू परचेज है, एक हक है, जिससे 1 महीने के अंदर आप लक्ष्मी लिपस्टिक्स का एक शेयर खरीद सकते हो 120 रुपए में। इस 120 रुपए को बुलाया जाता है स्ट्राइक प्राइस। आपका दोस्त सोचता है कि 120 रुपए तो इतना ज्यादा है आज के मार्केट प्राइस से, मुझे तो फ्री में पैसा मिल रहा है। पर उस दोस्त को ये नहीं पता कि आपने अपने गांव में देख लिया है कि इस कंपनी की कितनी डिमांड है। आपका फ्रेंड कहता है ठीक है मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, 120 रुपए और 1 महीने के अंदर, नो प्रॉब्लम। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आपको अपने दोस्त को 20 रुपए देने होते हैं। इसको कहा जाता है ऑप्शन का प्राइस या फिर प्रीमियम। तो समरी में आपको 20 रुपए में एक राइट मिल गई, जिससे आप 1 महीने के अंदर लक्ष्मी लिपस्टिक का एक शेयर खरीद पाओगे 120 रुपए में। आप 1 महीना वेट करते हो और आपकी प्रेडिक्शन सच निकलती है। सरप्राइजिंगली स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है और अब लक्ष्मी लिपस्टिक्स का शेयर प्राइस है 200 रुपए। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जहां मार्केट में प्राइस 200 रुपए है, आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिससे आप ये शेयर खरीद सकते हो बस 120 रुपए में। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हो, इसको टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है एक्सरसाइज करना। तो आप 120 रुपए में खरीद पाते हो ये शेयर
इसके बावजूद कि आज का मार्केट प्राइस 200 रुपये में है, तो आप 120 में खरीदते हो और 200 रुपये में इमीडिएटली बेच देते हो, जिससे आपका प्रॉफिट हो जाता है 80 रुपये। पर क्योंकि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए 20 रुपये खर्च करे थे, आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 60 रुपये। जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बताया ना आपको, इसी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बुलाया जाता है। ऑप्शन इसलिए क्योंकि आपकी चॉइस है, आपको खरीदना है स्टॉक तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस टर्म्स फिक्स रहते हैं, वो होते हैं प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और पीरियड। ऑप्शन भी दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो कॉल ऑप्शन का था, क्योंकि कॉल ऑप्शन से आपको एक राइट मिलती है कोई चीज़ खरीदने की। अगर आपको एक राइट चाहिए कोई चीज़ बेचने की, तो उसको पुट ऑप्शन कहा जाता है। यानी कि पुट ऑप्शन से एक राइट टू सेल मिल जाती है, यानी कि आप उस शेयर को बेच सकते हो एक फ्यूचर डेट के पहले एक फिक्स्ड प्राइस पर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, और अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक गिरने वाला है तो आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हो। अब बात करते हैं एक दूसरे डेरिवेटिव की, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स भी ऑप्शंस की तरह ही होते हैं, बस एक मेजर डिफरेंस होता है। ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन था, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। पर फ्यूचर में वो ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो। तो समरी के लिए दो तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट। पूरी दुनिया में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल। रिटेल हो गए आप और मेरे जैसे लोग, इंस्टीट्यूशनल हो गए बड़ी बड़ी कंपनीज। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, वो ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं। क्योंकि फ्यूचर्स की मार्केट बहुत लिमिटेड होती है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिटेल ट्रेडर्स उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। अब इंडिया के कई रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल होती है पैसे कमाने की वो बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल शब्दों में, कम पैसे से अब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लक्ष्मी लिपस्टिक के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। अगर आप मार्केट की प्रेडिक्शन के बारे में कॉन्फिडेंट थे तो आप तो कंपनी का शेयर भी खरीद सकते थे, पर याद रहे मार्केट प्राइस था 100 रुपए का, पर जो कॉल ऑप्शन आपको मिला वो बस 20 रुपए का था, जो एक शेयर को खरीदने जैसा ही था। तो 100 रुपए की बजाय आपको बस 20 रुपए देने पड़े और उससे आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। और अगर मानो प्रेडिक्शन खराब भी हो जाती है तो 20 रुपए जाएंगे भाड़ में, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आपको बहुत ही एक्साइटिंग और सिंपल लग रहा होगा, पर मुझे थोड़ी देर दो, मैं बताऊंगा आपको कि 90% ट्रेडर्स इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा क्यों गंवाते हैं। इनफैक्ट सिद्धार्थ भैया, जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी के, उन्होंने कहा कि इंडिया में गैम्बलिंग का सबसे बड़ा तरीका डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मानो इंडिया का लास वेगस है, बस उसमें ग्लैमर नहीं है। अब कोविड के दौरान कई इंडियंस फैसिनेटेड हो गए इन हाई रिटर्न से और वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाने लगे। इसके पीछे एक मेजर कारण था कि उस टाइम दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थी। इनफैक्ट यूएस में तो इंटरेस्ट रेट्स करीब 0% थी। लो इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो भी आपका पैसा बैंक अकाउंट में है, एफडी में है, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल नहीं रही। तो लोगों को लगा अगर बैंक अकाउंट से पैसा मिल ही नहीं रहा तो क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट में घुसूं। इसी वजह से 2020 में इंडिया में 4.1 करोड़ डीमैट अकाउंट से 3 साल में ये नंबर ऑलमोस्ट तिगना हो गया। इस ग्रोइंग डिमांड से इंडियन स्टॉक मार्केट का भी फायदा हुआ। 4 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू 80% तक बढ़ गई है और इस स्टॉक मार्केट ने दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया। 10 सालों में निफ्टी 50 ने 14.8% की एनुअल रिटर्न दी है, जो S&P 500 की एनुअल रिटर्न से भी ज़्यादा है। अब इनमें से कई लोग स्टॉक्स तक नहीं रुके, वो डेरिवेटिव्स की तरह गए और डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस की तरफ। 2019 में इंडिया में बस 7 लाख लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे थे, जो 2024 तक 45 लाख हो गया। आप ये एक्सप्लोजन डेरिवेटिव मार्केट के डेली टर्नओवर में इस ग्राफ से ही देख सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स का पागलपन हमारी मार्केट में इतना बढ़ गया कि यूएस में जो डेली ट्रेडिंग की वॉल्यूम होती है उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन डेरिवेटिव से आता है। पर गेस करो कि ये नंबर इंडिया में कितना है। 99.6%। 99.6% ट्रेडिंग वॉल्यूम बस डेरिवेटिव्स की वजह से है। जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हो तो उसको कैश मार्केट बुलाया जाता है, और जब आप ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स खरीदते हो उसको डेरिवेटिव मार्केट बुलाया जाता है। मोस्ट मार्केट्स में डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम 5 से 15 गुना होती है कैश मार्केट की वॉल्यूम में, पर इंडिया में डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम 400 गुना ज़्यादा है कैश मार्केट की वॉल्यूम से।
मैं वापस बोलता हूँ, इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट की वॉल्यूम कैश मार्केट है 400 गुना ज़्यादा है। आप इस ग्राफ को देखो, देख ही सकते हो कि इंडिया का नंबर कितना ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज से। और ये पता है, जो भी मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत यंग है। सेबी जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है हमारे देश में, उन्होंने कहा था कि 2019 के फाइनेंशियल ईयर में 11% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 20 to 30 ईयर्स की एज में थे, पर अब ये नंबर 11% नहीं बल्कि 36% हो गया है। तो ज़्यादा यंग लोग अब ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हाई है। ये लोग फोमो से भी गुजर रहे हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट कई सालों से अच्छा कर रही है और इनको लगता है यार मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में। सहज अग्रवाल जो कोटक सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ऐसे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में घुसे आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मैं लेट तो नहीं हो गया इस ट्रेडिंग की गेम में। और इस फोमो को किसने बढ़ाया चढ़ाया? फिनफ्लुएंसर्स। आज हम लोग ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। ऐसे ही आपको कई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो सपने बेच रहे थे कि आप करोड़पति बन जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। हर चिंटू और बंटी ने 3-4 मॉनिटर चिपकाकर अपनी दीवार पर उस पर कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर वो कोर्स लॉन्च करने लग गए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जैसे सैयद सुजाउद्दीन ने 12 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाए स्टॉक मार्केट एडवाइस देकर 3 टेलीग्राम चैनल्स में। इन चैनल्स में घुसने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ती थी। ये फ़ी देने के बाद आपको स्टॉक मार्केट टिप्स दी जाती। प्रॉब्लम क्या थी? उनके पास सेबी का लाइसेंस नहीं था। सेबी के रूल्स हैं कि अगर आप किसी और को स्टॉक इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहे हो तो आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। जबकि सैयद के पास कोई लाइसेंस नहीं था, वो अपनी अनलाइसेंस कंपनी कबीर फाइनेंशियल से ये सारा पैसा कमा रहे थे। इसीलिए सेबी ने उनके अगेंस्ट एक एक्शन लॉन्च किया और उनकी कंपनी को बोला कि वो सारे 12 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें जो उन्होंने अपने कस्टमर से कलेक्ट करे हैं। देखो, फाइनेंशियल एडवाइस देना इलीगल है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन एक ग्रे एरिया में आ जाती है। इसमें कई मशहूर इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद है। जैसे सेबी ने PR सुंदर के खिलाफ भी एक्शन लिया। कई और इन्फ्लुएंसर्स भी है जिनके बारे में कम बोला जाए तो बेहतर होगा। जैसे एल्विश यादव ने 19 दिसंबर 2022 को बोला था कि लोगों को वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का स्टॉक खरीदना चाहिए, जो उस समय ट्रेड करा था 130 रुपए। आज का प्राइस 9 रुपए। मैंने तो एल्विश जी का नाम इसलिए लिया था ताकि मेरे साथ भी कोई कंट्रोवर्सी होए और मेरे फॉलोअर्स बढ़े। अब ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि ये पंप एंड डंप स्कीम थी। ये स्कीम होती क्या है ये आप पूछ सकते हो CNBC के एंकर हेमंत घाई से। हेमंत घाई एक शो होस्ट करते हैं स्टॉक 2020, जो CNBC के चैनल पर आता था मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:20 पर। उस शो में हेमंत रेकमेंडेशन देते थे लोगों को स्टॉक्स बेचने और खरीदने के लिए। पर सेबी ने कहा कि हेमंत की रेकमेंडेशन के एक दिन पहले उनकी माताजी शाह मोहिनी और उनकी बीवी जया घाई के अकाउंट से स्टॉक्स खरीदे जाते थे और जैसे ही हेमंत शो पर रेकमेंडेशन दे देते थे स्टॉक उसी दिन बेच दिए जाते थे। ये होता है पंप एंड डंप स्कीम, जहाँ कोई इन्फ्लुएंसर या जिसकी भी बहुत बड़ी ऑडियंस होती है वो स्टॉक की रेकमेंडेशन देती है। स्टॉक रेकमेंडेशन देने के बाद ऑडियंस ऑब्वियसली वो स्टॉक खरीदने लग जाती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाता है। और जब ये प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लुएंसर अपना स्टॉक बेच देता है, पर ऑडियंस को वो स्टॉक मिल जाता है जिसमें कुछ वैल्यू होती नहीं है। तो कुछ टाइम बाद वो स्टॉक गिर जाता है और ऑडियंस का पैसा पानी में चला जाता है। यही एग्जाम्पल होता है पंप एंड डंप स्कीम का। और सेबी ने कहा कि हेमंत घाई ने यही चीज करने की कोशिश करी अपनी माताजी और अपनी बहन के ट्रेडिंग अकाउंट से। उन्होंने प्रॉफिट कमाया करीब 3 करोड़ रुपए का। सेबी ने कहा कि ये 3 करोड़ रुपए तो उन्होंने कुछ ट्रेड से ही कमाए जो सेबी ने एनालाइज करे। हो सकता है कि और पैसा कमाया हो। यही पंप एंड डंप की एलिगेशन अरशद वारसी और दूसरे लोगों पर दी गई थी। The Securities and Exchange Board of India has banned actor Arshad Varsi and his wife Maria Goretti and 43 other individuals and companies. जो YouTube पर 2 कंपनीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, पर बाद में पता चला कि जैसी प्राइस बढ़ता इन शेयर्स का वो उनको बेच देते। अब सभी इन्फ्लुएंसर्स पंप एंड डंप स्कीम नहीं कर रहे थे, पर अपने करोड़ों रुपए दिखाकर वो ये जरूर बोल रहे थे कि आप भी करोड़पति बन सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ। लोग इसको मान गए क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है। कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स
जो छोटे शहरों से हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स के चपेट में आ गए। अब पहले के ज़माने में ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना इतना आसान नहीं था, बहुत सारा पेपर वर्क था, पर ये आसान बना दिया न्यू एज ब्रोकरिंग एप्स ने। ब्रोकर्स बेसिकली मिडिलमैन होते हैं, जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो, जो किसी भी बाय या फिर सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉक मार्केट में कस्टमर्स के लिए। ये एग्जीक्यूशन के बाद वो पैसा कमाते हैं कमीशन से। सेबी ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स के अलावा कई ब्रोकरेज कंपनीज की वजह से भी लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। उनने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स की एक ऑडियंस होती है, इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस का पोपट बनाता है और बोलता है कि ये स्टॉक खरीद लो इस ब्रोकरेज फर्म के जरिए। यूट्यूब के पिन कमेंट में वो अपना एक कस्टम लिंक डाल देते हैं, जिससे ऑडियंस उसी ब्रोकरेज कंपनी के पास जाती है। तो जब ऑडियंस वो स्टॉक खरीदने लग जाती है, ब्रोकरेज कंपनी को एक मोटा कमीशन मिलता है। इसीलिए एक ब्रोकरेज के एग्जीक्यूटिव जो कई टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर के मिलियन फॉलोअर से ज्यादा हैं, तो वो एक महीने में आराम से 15-30 लाख कमा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का भी फायदा हुआ और ब्रोकरेज कंपनीज का भी। ऐसे एंजल वन लिमिटेड एक पब्लिकली ट्रेडेड इंडियन ब्रोकरेज कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस 4 सालों में 11 गुना बढ़ गया है। सुनील दमानिया जो एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, वो कहते हैं कि ब्रोकर्स पैसा कमाते हैं रिटेल ट्रेडर से ही। अगर एक ब्रोकरेज कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो उनका कंपटीशन करने लग जाएगा। वो कहते हैं कि अगर एक ब्रोकरेज कंपनी 100 रुपए कमाती है तो 100 रुपए में से कम 80 रुपए फ्यूचर और ऑप्शन से ही आता है। इसलिए ब्रोकरेज कंपनी भी चाहती है कि फ्यूचर और ऑप्शन की मार्केट में पागलपन बना रहे, क्योंकि उनका पैसा उधर से ही आ रहा है। इन एप्स का इंटरफेस भी बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, जिससे कोई अगर नया यूजर भी होगा वो भी इनको यूज करना जल्दी सीख जाएगा। अब नितिन कामत इधर एक एक्सेप्शन है। वो ज़ेरोधा के सीईओ हैं, पर उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और लोगों को वार्न किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। 2 साल पहले उन्होंने बोला था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कई रिटेल ट्रेडर्स की जिंदगी बर्बाद कर देती है। दूसरी टाइम उन्होंने बोला कि मोस्ट ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो इतनी बार ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनको कई चार्जेस देने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एज अ बिगनर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पर उनकी कौन सुन रहा है? सबको पैसा डबल करना है 1 हफ्ते में। अब नुकसान क्यों होता है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर प्रॉब्लम ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा रहे हैं, ब्रोकरेज पैसा कमा रही है और स्टॉक एक्सचेंज पैसा कमा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का IPO हुआ था 2017 में और पिछले साल इंडियन स्टॉक मार्केट के बुल रन की वजह से उनका शेयर प्राइस 4 गुना बढ़ गया। स्टॉक एक्सचेंज के अलावा सरकार का भी फायदा हो रहा है। 2022 से जो ऐसे ट्रांजैक्शंस में टैक्स कलेक्ट होता है वो 4 गुना बढ़ गया है और 2023 में नंबर ज्यादा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया इक्विटी के डेरिवेटिव्स में। तो अगर रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है यार? उल्टा रेगुलेटर ने आसान बना दिया है जिससे एक नया ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सके। ये हुआ है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के इंट्रोडक्शन से। कई समय से इंडियन स्टॉक मार्केट में बस मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पर 2019 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। प्रीमियम मतलब ऑप्शन का दाम, प्राइस। अब अगर प्राइस कम है तो किसी भी रिटेल ट्रेडर के लिए आसान हो जाता है इस मार्केट में एंटर करना, और यही हुआ। अब वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस या फिर प्रीमियम कम है क्यों? इस चीज के लिए आपको समझना होगा कि एक प्राइस कैसे डिसाइड होता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। एक ऑप्शन का प्राइस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक होता है एक्सपायरी डेट। ऑप्शन जितना करीब होगा अपनी एक्सपायरी से उतना ज्यादा सस्ता होगा। या आप एग्जांपल ले सकते हो एक जूस की बोतल से। मान लो 2 जूस की बोतल है। एक जूस की बोतल 6 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली है और दूसरी 1 दिन में। कौन सी ज्यादा सस्ती होगी? ऑब्वियसली वो जूस की बोतल जो 1 दिन में एक्सपायर होने वाली है। यही चीज होती है ऑप्शंस के साथ, जितनी कम एक्सपायरी उतना सस्ता ऑप्शन। तो जब वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, इनका प्रीमियम कम था। इन कम प्रीमियम्स को देखकर कई रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो गए कि अब तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकता हूं और मुझे ज्यादा पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। और यही हुआ है। अभी 95% ऑप्शन की वॉल्यूम इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट से ही आती है, जिसकी वजह से अब कई लोग ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम है, इन वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ने मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग को एक गेम की तरह बना दिया। एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि कैसे इंडियन इक्विटीज में गेमिफिकेशन चल रही है और वही कस्टमर्स जो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल उन कस्टमर्स की तरह ही है जो ड्रीम 11 जैसी कंपनीज में ट्रेडिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ट्रेडर्स इस ऑप्शन की गेम में हार जाते हैं।
जैसे 32 साल के डेंटिस्ट मोहित मेहता जो 2018 से स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे, वो 4 लाख रुपए हार गए थे स्टॉक ट्रेडिंग में और मार्च 2020 आते आते उनके पास बस 20 से 30 हज़ार रुपए बचे थे। क्योंकि बहुत कम पैसा बचा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव लगाया। उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे क्योंकि उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट गिरेगी और ऐसा ही हुआ। थैंकफुली उन्होंने एक मोटा प्रॉफिट कमाया। तो डेरिवेटिव्स की मार्केट बहुत अच्छी है ना? नहीं, अगले कुछ महीनों के दौरान वो फ्यूचर और ऑप्शंस में गेम खेलते गए और जो उनका प्रॉफिट था वो लॉस में चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के सामने रोए और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने आज तक कुछ पैसा नहीं लिया था अपने पेरेंट्स से, पर उनको वो भी लेना पड़ा। अश्वनी भाटिया सेबी के बोर्ड मेंबर हैं और वो खुद कहते हैं कि अगर आप गैम्बल करना चाहते हैं, आप डायबिटीज चाहते हैं और हाई ब्लड प्रेशर चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस मार्केट में जरूर घुसना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये ट्रेडर्स गलती कर रहे हैं। यूएस में भी अराउंड 10% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, 90% का नुकसान ही होता है और सब जगह ऑप्शन ट्रेडर्स सेम ही गलतियां करते हैं। पहली चीज है कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स टाइम की वैल्यू नहीं समझते। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में नहीं, क्योंकि ऑप्शन की मार्केट ज़्यादा लिक्विड होती है। ऑप्शंस में भी या तो आप खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स खरीदते हैं बेचने की जगह, क्योंकि बेचने में आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है और आपका जो लॉस हो सकता है वो भी भारी हो सकता है। अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑप्शन खरीदने में, और वो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा कॉल ऑप्शंस के। अब मान लो एक नया नवेला ट्रेडर कॉल ऑप्शन की मार्केट में है। उसकी साइकोलॉजी क्या है कि अरे इतना सस्ता प्रीमियम है, बहुत कम पैसा देना है, पर इस कम पैसे से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, और अगर मेरा स्टॉक डूब भी जाए तो मैक्सिमम मैं क्या ही हारूंगा, थोड़ा सा प्रीमियम बस। पर लोग ये भूल जाते हैं कॉल ऑप्शंस की ट्रेडिंग में कि आपको पैसा बनाने के लिए 3 चीज़ें आपके हक में होनी चाहिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपने लक्ष्मी लिपस्टिक्स के एग्जाम्पल से। मान लो आज का करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपये, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 120 रुपये और इस ऑप्शन पर प्रीमियम है 20 रुपये का। एक्सपायरी डेट 1 हफ्ते की है। तो इसका मतलब है कि आप पैसा तभी बना पाओगे जब स्टॉक प्राइस 140 से ऊपर जाएगा। ऐसे मान लो वो 150 चले गया तो आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जहाँ आपने 120 यानी कि स्ट्राइक प्राइस पर वो ऑप्शन खरीदा, 150 में बेचा, प्रॉफिट हो गया 30 रुपये, पर आपने ऑप्शन के लिए दिए थे 20 रुपये का प्रीमियम, इसलिए टोटल प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। तो लक्ष्मी लिपस्टिक के एक कॉल ऑप्शन पर पैसे बनाने के लिए 3 चीज़ें काम करनी पड़ेंगी। पहला है कि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए, दूसरा है कि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए 40% तक, और तीसरा है कि ऊपर जाना चाहिए 40% तक 1 हफ्ते में। अब इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना बहुत ही मुश्किल होता है। एक ऑप्शन ट्रेडर की लड़ाई लगातार चलती रहती है टाइम के साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही एक्सपायरी डेट पास आती रहती है ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है। कई बार क्या होता है, ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाती है और आपका पूरा पैसा डूब गया। अब जब पहली बार पैसा डूबता है उनको इतना बुरा नहीं लगता, वो कहते हैं अरे इतना सस्ता सा प्रीमियम था, कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन खरीदता हूँ। वो एक और ऑप्शन खरीदते हैं, वापस तीनों चीजें नहीं होती है तो और पैसा चले जाता है, फिर वो और खरीदते हैं, और पैसा जाता है, फिर वो और खरीदते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और उनको रियलाइज नहीं होता कि उनके हजारों पैसे चले गए इस बात में। तो दोस्तों सब मिला के जो मेरा लॉस है दोस्तों 1.07L, मतलब 1,07,000 दोस्तों मेरा इसमें टोटल लॉस है 1,07,000 रुपए। कई रिटेल ट्रेडर्स और भी रिस्क उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा कॉल ऑप्शन खरीदते हैं जिसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। ये प्रीमियम कम होता है क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो बहुत दूर होता है करंट मार्केट के प्राइस से। अब मान लो 2 ऑप्शन है सेम स्टॉक के, करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपए का, एक का स्ट्राइक प्राइस है 110 और दूसरे का स्ट्राइक प्राइस है 150। ज्यादा सस्ता कौन सा होगा? 150 रुपए का, क्योंकि चांसेस कम है कि स्टॉक 50% तक बढ़ जाएगा, इसलिए जितना स्ट्राइक प्राइस दूर होगा मार्केट प्राइस से उतना सस्ता प्रीमियम होगा। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसकी एक्सपायरी कम है और जिसका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत दूर है। इस वजह से इस ऑप्शन का जो प्राइस है या फिर प्रीमियम है वो बहुत कम है। तो उनको लगता है यार इतना छोटा प्रीमियम है, पर बाय चांस अगर स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ गया
तो मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है ना भाई, बहुत कम चांसेस होती हैं। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। 5 मिनट की एक कैंडल नीचे आती है और मेरा पूरा का पूरा पैसा 5-5.5 लाख रुपए की कैपिटल मात्र 25,000 रुपए पे रह जाती है। तो ये लोग कोई इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये लॉटरी की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। दीपक जसानी जो HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के हेड हैं, उन्होंने कहा कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में मानो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं जैसे वो लॉटरी खेल रहे हो। सेबी की चेयरपर्सन ने खुद कहा कि वो इतनी सरप्राइज्ड हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि रिटेल ट्रेडर्स को शायद कुछ अंदाजा ही नहीं है कि इस गेम में हाउस ऑलवेज विंस और ऑड्स उनके फेवर में नहीं है। नितिन कामत ने कहा था कि मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स इतना भारी नुकसान करते हैं क्योंकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में आप किसी की भी सुनोगे तो वो बोलेंगे कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको इमोशन बाहर करना पड़ेगा, पर ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पैसों की बात है, सब इमोशनल हो जाते हैं। नितिन कामत ने कहा कि उनके डेटा ने दिखाया है कि जब लोगों का नुकसान होता है ना, वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते। उनके मन में ईगो आ जाता है कि नहीं, ये मेरी स्ट्रैटेजी चलेगी ही चलेगी, तो वो वही गलती बार बार करते रहते हैं। ज़्यादा स्मार्ट होगा कि वो ये रियलाइज़ कर दे कि उनकी स्ट्रैटेजी बेकार है और वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर दे, पर वो ऐसा करते नहीं है। नितिन कामत ने कहा था कि सारे रिटेल ट्रेडर्स को एक रूल फॉलो करना चाहिए कि वो एक ट्रेड पर अपना कभी भी 5% से ज़्यादा कैपिटल ना खो पाए। अगर उन्होंने 5% कैपिटल खो दिया तो उनको उस ट्रेड के बारे में भूल जाना चाहिए, पर लोग ऐसा करते नहीं है। ईगो की वजह से वो हारी हुई स्ट्रैटेजी में पैसे डालते रहते हैं। तीसरी चीज़ है कि कई रिटेल ट्रेडर्स स्पेकुलेशन की गेम खेल रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। वो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि वो लॉटरी खेल रहे हैं। इसलिए एक्सिस बैंक ने कहा कि इंडिया में एवरेज ऑप्शन बस 30 मिनट के लिए होल्ड करता है कोई ट्रेडर, 30 मिनट के बाद वो बेच देते हैं, जो दिखाता है कि वो कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो इधर बस लॉटरी खेलने आए हैं और इस लॉटरी की गेम में वो हारेंगे। और वो सुन भी किन इन्फ्लुएंसर्स की रहे हैं जिन्होंने खुद पैसा नहीं बनाया, जैसे मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी। जिन पर सेबी ने एक्शन लिया था। सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी को शेयर मार्केट से बैन कर दिया। सेबी को पता चला कि जनवरी से जुलाई 2023 में अंसारी का खुद 6 महीने के अंदर 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब बताओ, वो इन्फ्लुएंसर जो दूसरों को सिखा रहा है उसका 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। और यही एक बायस है इस दुनिया में, जब किसी का करोड़ों का नुकसान होगा तो वो किसी को नहीं बताएगा, पर जब उसने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना दिया वो स्क्रीनशॉट रेडिट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हर जगह चिपका देगा। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स को लगता है अरे भाई, इतने लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी इस गेम में घुसना चाहिए। पर उनको ये नहीं पता कि 90% लोगों का नुकसान ही हो रहा है, बस आपको वो दिख नहीं रहा। तो ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनको कैसे यूज किया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स से। अब अगर छुरी अपनी आंख में डाल दोगे तो छुरी की क्या गलती। डिफरेंस ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बस 2-3% पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स को अपना पैसा डबल करना है कुछ ही दिनों में। 34 साल के राजेश्री मुखर्जी ने कहा कि कुछ टाइम जीतने के बाद आपको लगने लगता है कि ये बहुत फास्ट मनी है, पर एक ही दिन में वो 1 लाख रुपए हार गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये हालत है। अगर आपके घर में कोई 20 से 40 उम्र का कोई आदमी है जिसके मूड स्विंग्स होते हैं, जो 8 बजे सुबह उठ जाता है मार्केट को देखने के लिए, जो लगातार न्यूज़ पढ़ता रहता है, तो हो सकता है कि वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें, क्योंकि अगर उनका लॉस हुआ वो किसी को बताते नहीं है, बल्कि वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाती रहती है। और अगर आप वैसे ट्रेडर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि इंडियन रेगुलेटर अपनी सुस्ती से उठे। चेयरपर्सन ने कई बयान तो दे दिए, पर उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिटेल ट्रेडर्स की इस गैम्बलिंग को रोक सकते हैं। ब्रोकरेजेस को भी फीचर्स लाने पड़ेंगे जिससे कोई रिटेल ट्रेडर लगातार अपना पैसा डुबाते ना रहे। ग्रो प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली ये जरूर अनाउंस किया कि वो एक सेफ्टी एग्जिट फीचर ला रहे हैं ताकि लोग अपना पैसा ना डुबाएं, पर ऐसी फीचर्स दूसरे ब्रोकर्स को भी लाने चाहिए। और सबसे जरूरी है, गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने होंगे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जो लोगों को पागल बना रहे। अगर लोगों को गैम्बलिंग करनी ही है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं, ड्रीम 11 में जाकर करें, कम से कम उधर ज्यादा एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। उससे बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। याद रहे कि 90% लोग अपना पैसा हारते हैं। सबको लगता है कि वो डिफरेंट है, कि वो ज्यादा स्मार्ट है,
पर ये स्मार्टनेस बस कुछ टाइम तक ही चलती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप या फिर फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्वर्सेशंस पब्लिकली हो पाए, क्योंकि पैसे की बात हमारे समाज में वैसे भी कोई नहीं करता।